कहीं ऐसी सोच वाले लोग बैठे हैं जहाँ पे ये सोच रखते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर लड़कियाँ को सीखना चाहती है तो उनको क्यों नहीं सीखने देते? सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी बहनें भी पढ़ें, इसलिए हम सबको बोलते हैं। लेकिन क्या हमारे घर वाले ऐसे कहते कि बड़ी लड़कियाँ हो गई हैं, ये पढ़ नहीं सकती। एक महिला के नाते जब हम काम करने बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो प्रॉब्लम्स आगे कोई महिला फेस ना करे। तभी लड़का हो तो उसको ज़्यादा पढ़ाया जाए, नहीं लड़की को भी पढ़ाओ और अपने ढंग से पढ़ाओ, ताकि आप खुद ऐसे हो गए हो, अपनी ज़िंदगी खराब कर चुके हो आधे से ज़्यादा। ये सपना था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। मैंने एक भी क्लास नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे पढ़ाई अलाउ नहीं थी, बेटी को घर से निकलना अलाउ नहीं था, तो हम पढ़ते कहाँ। तो मेरा ये सपना था कि मेरे शादी के बाद चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं पढ़ाऊँगा, और मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया। खुद को आजमा कर अपने हित के लिए तुझे लड़ना है, संभल कर तुझको आगे बढ़ना है। तू है आदि शक्ति, तुझे खुद को समझना है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच राजस्थानी महिलाओं का संघर्ष दुनिया के लिए मिसाल है। वो नए सशक्त समाज की जननी है, वो नई सुबह की नई रोशनी है, वो हर मुद्दे पर सवाल करना जानती है। तरफ तो नारी को देवी का रूप माना जाता है और एक तरफ हम उसको बोलते हैं कि तुम अशुद्ध हो, ये अशुद्ध है, इसके पास मत जाओ, छोड़ो अभी ये 7 दिन तक अशुद्ध है, इसके पास जाओ ही मत। तो ऐसा क्यों मानते हैं? एक तरफ तो हम मानते हैं कि नारी हमारी माँ है, नारी को देवी माना जाता है, उसमें देवी का रूप दिखता है। अपन एक जगह नारी की पूजा करते हैं और एक जगह अपन मानेंगे कि ये तो अशुद्ध है, तो ये तो उस नारी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी ना। सामाजिक बंदिशों के कटीले रास्तों को पार कर मंजिल तक पहुंचने के इसी हौसले ने इस मरुभूमि में महिला सशक्तिकरण की नई कहानियों ने जन्म लिया। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी पद्मश्री गुलाबो सपीरा की है, जिनके समाज में बेटी का पैदा होना अभिशाप माना जाता था। इनके पैदा होते ही इन्हें मिट्टी के अंदर दबा दिया गया, पर इन्होंने अपने टूटे पंखों को फिर से जोड़कर अपनी कला और हुनर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और अपने समाज का मान बढ़ाया और नारी की ताकत का एहसास कराया। मेरे दादाजी बहुत खुंखार थे, वो राजपूतों के साथ में धाड़े में दौड़ते थे और उनको हीरानाथ गिराई बोलते थे, और वो रास के थे, तो वो राजपूती ठाठ में थे, एकदम बिल्कुल तलवार हाथ में रखते थे। तो वो कहते बोले नहीं, कोई लड़की, कोई 12-12 कोस में कोई लड़की जात जिंदा नहीं रह सकती। इस तरीके से मेरे दादाजी का डर था सब में। और कोई डिलीवरी से औरत हो जाती तो वो पहले कहता कि लड़की होगा तो उसको खड्डे में गाड़ना है आपको, ये डर था। तो मेरे घर में मेरे पापा एक स्पेशल उसी बाप का बेटा पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी लड़की पैदा होगी वो लड़की जिंदा रहनी चाहिए। जब मैं 5 साल बाद पैदा हुई तो धनतेरस का जन्म है मेरा, और मेरे पापा उस रोज घर थे नहीं कि वो धनतेरस का जो सामान होता है पूजा का, वो लेने के लिए चले गए मार्केट में जाने के बाद जो पीछे से 7 बजे उस रोज मेरी माँ कहती कि बकरियाँ भी ब्याई, भेड़ें थी वो भी ब्याई, गधों ने भी, बच्चों ने उन्होंने भी जन्म लिया, मुर्गे बोलो कितने सारे जन्माते परेशान हो गई मैं पूरे दिन। और शाम की 7 बजे फिर तेरा जन्म हुआ। तो सारे जानवरों को साथ तूने पैदा किया। मैंने कहा धनतेरस थी तो सारे जानवर आने ही थे उस रोज। तो इस तरीके से शाम का 7 बजे मेरा जन्म हुआ। तो माँ बहुत थकी हुई थी और पता भी नहीं चलने दिया औरतों को, और मैं देखा कि लड़की हुई है, नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं काटा और मेरे को ले जाके उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया। हुई तो मैं रोई थी। उसके बाद मेरी माँ को पता नहीं चलने दिया। तो माँ ने पूछा कि मेरे बच्चा जो हुआ था वो कहाँ है, लड़का या लड़की? तो औरतों ने धमका दिया कि बोला वो तो बच्चा हुआ था, मरा हुआ। बोले नहीं, रोई थी बोले बच्ची, बोले वो लड़की हुई थी, हमने मार दिया। तो रात की 11 बजे मेरी मौसी आई मेरी माँ के पास, उन्होंने कहा कि तू रो मत, मैं चलती, मेरे को पता कौन सी जगह गाड़ा तेरी बेटी को। पर बोला अभी तो मर गई होगी। बोले नहीं मर सकती, मेरी ममता मेरी आत्मा कह रही मेरी बेटी जिंदा है, और मुझे साफ साफ दिख रही है कि मेरी बेटी जिंदा है, और मैं फील कर रही हूँ उसको, तो अपने जाके उनको ला सकते हैं। तो रात की 11-12 बजे माँ और मेरी मौसी जाके, और जैसे खड्डे में से निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी और मेरी माँ को भी जिंदा मिली। मैं अमेरिका तक पहुँच गई, और अमेरिका में जाके आई तो वापस आने के बाद मेरे को जो समाज मुझे समाज से बाहर कर रहा था, जो समाज मुझे ज़िंदगी भर 5 साल 6 साल तक दुख देता रहा जन्म तक, और वापस जब मैं अमेरिका से वापस आई तो समाज वालों ने मुझे
कहा कि बोले बेटा तूने तो बोला बहुत अच्छा नाम किया। मैंने कहा मैंने क्या नाम किया, मैंने तो कुछ भी नहीं। पर दुख की बात ये थी कि जाने से एक रोज़ पहले मेरे पापा गुजर गए थे, अमेरिका जाने से एक रोज़ पहले। तो मैं वापस आई दिल्ली से, मुझे बताया कि तेरे पापा नहीं रहे। रात की 2 बजे वापस मुझे होश आया और मैं पाँव पे खड़ी हुई, मैं कहा मेरी माँ को मुझे जाना है। मेरी माँ ने कहा कि बोले तेरे पापा के 12 दिन होंगे उसके बाद ही बेटा जा सकते। मैंने कहा 12 दिन ये इंसानों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। ये तो एक इंसानों का जो काम है, जो फ़र्ज है वो पूरा करते हैं। और मेरे पापा तो मेरे अंदर बसे हुए हैं और पापा की बेटी हूँ मैं, और पापा का ये शरीर है। मेरे पापा कहीं नहीं गए, मेरे पापा जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है। मैं मेरे पापा के लिए मुझे जाना है। मेरे पापा को मेरे अपने आप में पाया और मैं अमेरिका चली गई। और अमेरिका में 65 दिन रही। तो वहाँ से इतना बड़ी बड़ी मैगजीनों में नाम, अखबारों में नाम, इतना बड़ा बड़ा फोटो छप रही है। तो हमारे समाज वालों को अरे बोले तुम्हारे समाज की लड़की तो अमेरिका में। अरे साहब हमारे समाज की लड़की नहीं है, वो कोई और। अरे वो तुम्हारे सपरा समाज की लड़की है, उसने इतना बड़ा नाम किया है भाई। वो देखो मैगजीन में फर्स्ट फोटो छप रही है उनकी, आओ चाय पियो। तब उनको मान सम्मान मिला, चाय ग्लास में मिली, बरोबर उनको बिठाया। तब उनकी आंखें खुली कि बोले नहीं यार ये लड़की तो अच्छा काम कर रही थी अपने समाज के लिए और अच्छा किया। तो जब मैं वापस आई तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने। और आते ही मेरे को कहा बोले बेटा आज से तुम हमारे समाज की अध्यक्ष हो, आप जो चाहोगे वो डिसाइड करोगे, आप जो चाहोगे वो होगा, हम आज के बाद कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे। और एक हमारी बेटियों को भी सिखाओ, हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए। मैंने एक ही बात की, मतलब कौन सी बेटी को सिखाऊं बताओ? आपके घर में बेटी है, आपने रखा किसी बेटी को? आप तो जो होते ही बेटियों को मार देते हो, तो फिर मैं कौन सी बेटी को सिखाऊं? तो उन्होंने मुझे उस रोज प्रॉमिस किया कि आज से हम गुलाबो तेरे को अध्यक्ष चुनते हैं पूरे कालबेलिया समाज की, पूरे हिंदुस्तान की, और आज के बाद आप जो कहोगे वो हम करेंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं हम किसी भी बेटी को नहीं मारेंगे, ये रूल को, रिवाज को ख़त्म कर देते हैं। तो उसी रोज उन्होंने बंद किया कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे। पर्दा जिसको महिलाओं ने अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए अपनाया था, पर यही पर्दा उनके आत्मसम्मान पर चोट करने लगा। तब इन्हीं औरतों में से एक गांव की सरपंच संध्या भाटी ने तमाम सामाजिक विरोधों के बीच प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की। जब मैं पहली बार महिला सरपंच बनी और पंचायत में मैंने अपना टेक ओवर किया दूसरे सरपंच से, तो मुझे देखने में बड़ा वहाँ आश्चर्य लगा कि यहाँ भी घूंघट में महिलाओं को, जो मेरी साथी थी महिला वार्ड पंच, उनको घूंघट में ही खड़े होना था। और क्योंकि मेरा भी ससुराल था तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से भी यही थी। और उससे पहले मैं भी बाहर निकलती थी तो घूंघट में रहती थी, और मैंने अपना घूंघट हटा लिया कि जब मैं सरपंच यहाँ अपनी मीटिंग्स लूँगी तो मैं घूंघट में नहीं रहूँगी। तो मुझे बाहर से बहुत लोगों की आवाज़ें आ रही थी कि ये सरपंच क्या करेंगे, घूंघट में हटा दिया, ये तो आज ही इतनी महिला होके ऐसे निकल गई तो क्या निहाल करेंगी हमको, और कई उल्टी सीधी बातें सोचने को मिली। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीखने के लिए मेरे को बहुत अच्छी चीज़ मिली थी सबक, और मैंने उसी दिन से सीख लिया था कि मैं घूंघट में तो नहीं रहूँगी इस गांव में सरपंच में। मैं अपनी घर की मर्यादाएं, संस्कार जो है बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसमें रहूँगी। और मैंने अपना काम शुरू किया। महिला होने के नाते मैंने जो भी ये घूंघट प्रथा और अपने पहले मैंने शुरुआत जो करी, इसको हटाएं और हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, वो मैंने अपनी पंचायत से ही शुरुआत करी। मैंने अपनी जो महिला वार्ड पंच थी उनको पाबंद किया कि आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। जब उन्होंने रूटीन में आना शुरू किया तो मैंने दूसरी चीज़ उनको बताई कि जब अपन पंचायत में बैठेंगे तो आपको घूंघट नहीं निकालना है, घूंघट हटा के आप आराम से बैठें और अपना जो भी परेशानी है उसको अपन आदान प्रदान करेंगे तो इसको जान पाएंगे कि क्या परेशानी है, और आप बोलोगे अपने वार्ड की ला करके बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे भी पुरुषों को परेशानी थी, घूंघट हटा के महिलाएं पहले पंचायत में आने लगी हैं, फिर घूंघट, तो हमने उसका भी बोला कि पुरुष हमेशा पीछे बैठेंगे, महिलाएं आगे बैठेंगी, जिससे वो घूंघट हटा के बैठ सकें और आप लोग पीछे बैठें। ये हमने प्रथा स्टार्ट करी। तो ये धीरे धीरे इनका घूंघट भी उठा और आज महिलाएं सारी आने लगी हैं, अपनी समस्याएं बताने लगी हैं, अपने पेपर वर्क को लेके महिलाएं खुद आती हैं, फील्ड में काम करने के लिए महिलाएं खुद जाती हैं। समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि महिला सशक्त न हो तो उस समाज का विकास संभव नहीं है। इस बात को समझकर पूनम जैसी समाज सेवी महिला ने महिला सशक्तिकरण का बेड़ा उठाया।
जब कभी मैं गांव में जाती थी तो मुझे एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ होती थी जब मैं महिलाओं को एक चार दीवारी में कैद पाती थी। और उनके अंदर इतना हुनर है, उनके अंदर इतना कुछ है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इन महिलाओं के हुनर को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के साथ आती रहती थी, शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने उन्हें बताया कि जो आप लोग नहीं कर पाएँ, जो बुजुर्ग महिलाएं स्पेशली जो नहीं पढ़ पाई, तो वो अपनी बहुओं को एनकरेज करें कि नहीं तुम पढ़ो। और धीरे धीरे समाज में सुधार आ रहा है और आई एम श्योर कि आएगा, क्योंकि राजस्थान एक इतना महिला वर्ग के अगर हम कंपेयर करते हैं ऑल ओवर इंडिया का, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ हमारा राजस्थान है। तो मैं हर महिला से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सब एक साथ मिलकर, सारे समाज सेविकाएं, अगर हम सब ये ठान लें कि हमें हमारे हर महिला को शिक्षित करना है, उनको हमें सशक्त बनाना है। चुनौतियां बड़ी हैं, रास्ते कठिन हैं। मरु की तपती भूमि में सभी बंदिशों को तोड़कर अपने सपनों को तलाशती, हर संघर्ष को उत्सव में बदलती, अपने सपनों को साकार करती, तू नारी शक्ति है, तू आदि शक्ति है।